गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भुआ भतीजा जोड़ी में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। ये है गांव की एक सुबह। पीछे देखो टिटरियों की आवाज़ है, ये उगता हुआ सूरज है, कितनी रोशनी लेके आया है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में इसी तरह रोशनी आए। दोस्तों, सुबह यहाँ बगीचे में मैंने उठ के देखा था, सोचा था कि यहाँ मैं वीडियो शूट करूँगी, लेकिन देखें आप, ये जो सामने पड़ोसियों का मकान है, वहाँ कोई पत्थरों की गाड़ी आई है जिसे मज़दूर लोग खाली कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ सोचा यहाँ बैठ के बनाऊँगी वीडियो, लेकिन इनकी जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, शायद यहाँ हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं लेके आई हूँ ये उन बच्चियों, उन महिलाओं के लिए जिनकी स्कूली शिक्षा बीच में रह गई है, अधूरी रह गई है। वजह उसके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। अमूमन गांव में जो एक बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि उन बच्चियों के लिए गांव तक स्कूल होती है, वहाँ तक पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आगे की जो कॉलेज की पढ़ाई है वो शहर जाके करनी पड़ती है और शायद वहाँ तक घर वाले भेजना उन्हें पसंद कम करते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि गांव में अमूमन 17-18 वर्ष की बच्ची की शादी कर दी जाती है, तो बच्ची आगे की पढ़ाई अपनी कर नहीं पाती। तो ऐसी बच्चियों के लिए मैं एक हौसला देना चाहूँगी कि वो अपने सपनों को मरने नहीं दे। यदि उन्होंने बचपन से कोई सपना देखा है जिसे वो पूरा करना चाहती है पढ़कर, तो वो उस सपने को जिंदा रखें। अपने घर वालों के विरुद्ध जाने के लिए मैं कतई नहीं कह रही उन्हें कि घर वालों के विरुद्ध जाएं और अपना पढ़ाई लड़ झगड़ कर शुरू करें, बल्कि अपनी पढ़ाई है वो घर वालों को मनाकर शुरू करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। एक छोटी सी शायरी है जो मुझे याद आ रही है कि जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और ये साबित करना है आपको, हमें, हम सब महिलाओं को। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना देती हूँ कि बचपन से मैं जब छोटी थी, स्कूल जाने लगी, तो पता नहीं कैसे अपने आसपास जो अध्यापिकाएं थी, जिन्हें हम उस समय बहन जी कहा करते थे, तो उन अध्यापिकाओं को देखकर मेरे मन में एक ललक जगती थी कि मुझे भी बड़ी होकर बहन जी बनना है। मैं भी बड़ी होकर पढ़ाऊँगी। अपनी क्लास में जब भी टीचर नहीं होती थी तो मैं खड़ी होकर किताब लेकर शुरू हो जाती थी, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरह से। घर पे आकर भी खेल खेल में अध्यापिका की भूमिका निभाती थी। तो बहुत अच्छे से याद है वो दिन मुझे। और जब मैं बड़ी हुई धीरे धीरे, तो पढ़ाई के प्रति मेरी ललक बनी रही। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान नहीं था मेरा, लेकिन निबंध प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, वाद विवाद, इन सब में मैं अच्छा पार्टिसिपेट करती थी और अच्छा रिज़ल्ट भी आता था, तो अच्छा स्थान भी मेरा आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, ये जो मेरा सपना था ये और गहराई तक बैठता गया कि बनना तो मुझे बहन जी है बड़े होकर। लेकिन 10वीं में मैंने अच्छे नंबरों से पास की। पिताजी सरपंच थे, तो पढ़ाई की कोई रोक टोक नहीं थी। 10वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी। वहाँ फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद मुझे 12वीं में प्राइवेट स्कूल थी, रतनगढ़ कस्बे में एकमात्र स्कूल थी उस समय लड़कियों के लिए, वो हनुमान बालिका विद्यालय। वहाँ मुझे भेज दिया गया, एडमिशन हुआ कला वर्ग में। मैंने 12वीं की पढ़ाई शुरू रखी, अपनी जारी रखी। लेकिन जैसे ही 12वीं के पेपर आ रहे थे, उससे 15 दिन पहले घर में एक बहुत बड़ी घटना घटी। घटना कहें उसे या एक संयोग कहें कि मेरा रिश्ता तय हो गया, मेरी सगाई हो गई। सगाई होना कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र उस समय 17 वर्ष की थी और 18 वर्ष विवाह योग्य उम्र मानी जाती है। पिताजी सरपंच थे, तो उन्हें पता था कि साल भर शादी नहीं करेंगे, 18 की होगी तब शादी कर दी जाएगी। रिश्ता तय हुआ, परिवार बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मेरे पिताजी थे वो 23 साल तक सरपंच रह चुके थे, और मेरे जो दादे ससुर थे वो भी अपने समय में 23 साल तक सरपंच रह चुके थे। उन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। वो अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, और इससे अच्छा मौका उन्हें कहीं नहीं मिल नहीं सकता था। इसलिए मेरा रिश्ता तय हो गया। लेकिन रिश्ता तय होते ही
सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने आई वो ये थी कि मेरे ससुराल वालों ने ये स्पष्ट कह दिया था कि 12वीं तक की पढ़ाई तो ठीक है, अभी जो पेपर है वो दे दें, लेकिन आगे की पढ़ाई हमें नहीं करवानी है, क्योंकि उनका खुद का बिज़नेस है, तो उन्हें कोई नौकरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नौकरी करवाने की ज़रूरत नहीं है तो आगे की पढ़ाई की भी कोई ज़रूरत नहीं। शादी हुई, सगाई होते ही पढ़ाई से जी उचट गया कि आगे जब पढ़ना नहीं है तो क्यों मेहनत की जाए। एक उदासी आ गई मन में, लेकिन पिताजी ने समझाया तो मैंने पेपर दिया और रिज़ल्ट अच्छा ही आया। बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हो गई, लेकिन मन में वो जो उमंग थी, उत्साह थी, वो कहीं दब गए थे। अब ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा होता है कि हम परिवार, समाज, इन सब के सामने अपने जज्बात व्यक्त क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि एक अनुशासित बच्ची थी, एक संस्कारी बच्ची थी, पिताजी को मना नहीं कर पाई और शादी कर दी गई। शादी होकर मैं इसी गांव में आई पहली बार। परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन ससुर जी का जो परिवार था, यानी मेरी सास, ससुर, देवर, ननद, सब कलकत्ता रहते थे, क्योंकि कलकत्ता में उनका अच्छा सेटल बिजनेस था। शादी के 7 दिन बाद ही हम लोग कलकत्ता रवाना हो गए, कलकत्ता चले गए। वहाँ सास ससुर का बहुत प्यार मिला, माता पिता की कमी नहीं होने दी कभी उन्होंने। ननद देवर ने भी बहुत सम्मान दिया, तो पति का प्यार मिला। कमी नहीं थी वहाँ किसी चीज़ की, साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी दिल में कई बार दर्द उठता था कि क्या ये मेरी ज़िंदगी थी, क्या मैं इस ज़िंदगी को मैंने चुना है। लेकिन मैंने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। मुझे लगा जो ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो हो रहा है उसे देखते रहें, और मैं उन्हीं परिस्थितियों में ढल गई। लेकिन अंदर एक जो चिंगारी थी वो मैं जला के रखी, वो मैंने बुझने नहीं दी। एक अंदर चिंगारी अभी भी थी मेरे अंदर कि हाँ, कभी न कभी तो मुझे बहन जी बनना है, कभी न कभी मुझे टीचर बनना है। लेकिन उस समय की परिस्थितियों में जब अपने चारों तरफ नज़र फैला कर देखती तो ये असंभव बात थी, क्योंकि कलकत्ता जैसा शहर जहाँ मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ की शिक्षा, लैंग्वेज इंग्लिश थी या बंगला थी, जो दोनों ही मेरे बस की बात नहीं थी। और रतनगढ़ यदि पढ़ाई करूँ मैं राजस्थान आकर, तो आना और जाना ये संभव नहीं था। और परिवार भी इस बात में सहमत नहीं था कि आगे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कोई नहीं, मैंने परिस्थितियों से समझौता किया, लेकिन अब सपना मेरा दिल में रहा। लेकिन एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊँगी। मन में एक आस जगी रहती थी हमेशा कि कभी न कभी तो ऐसा आएगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। यद्यपि उस समय मुझे पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, परिवार संपन्न था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। बड़ी गुड़िया हुई, फिर बेटा हुआ, फिर बिटिया हुई। मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक अच्छी बहू थी, एक पत्नी थी, एक माँ थी। बहुत सारी भूमिकाएं मैं निभा रही थी, लेकिन दिल में अपने सपने के साथ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी पढ़ाई तो शुरू ज़रूर करूँगी। शादी को 8 साल बीत गए, परिस्थितियाँ कुछ बदली। अचानक से हमारा वापस कलकत्ता से आना गांव हुआ। जब मैं गांव आई तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। ये गांव जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत शांत है, क्योंकि मेरा बचपन था वो कस्बे में बीता था, और जो कलकत्ते की ज़िंदगी थी वो कस्बे की ज़िंदगी से थोड़ी अलग थी। तो वहाँ मुझे थोड़ी घुटन महसूस होती थी। वातावरण वहाँ का अशुद्ध होता था, बाहर का पता ही नहीं चलता कब बारिश होती, कब चाँद उगता, कब सूरज छिपता, कहाँ पक्षी थे। मैंने ये सारी चीज़ें कलकत्ता में देखी नहीं थी। 8 साल के बाद मैं वापस अपने देश आई, अपने गांव आई। यहाँ मुझे अच्छा लगा। जो मेरे अंदर का सपना था उसकी चिंगारी थोड़ी तेज हो गई। अब मेरी जो आशा थी थोड़ी और बढ़ गई।
कि अब तो मैं अपने मायके के पास ही हूँ, 100-125 किलोमीटर दूर हूँ। अब तो शायद ये सफ़र मेरा शुरू हो सकता है पढ़ने का। लेकिन मुश्किलें तो फिर भी थी। मुश्किलें ये थी कि घर वाले एग्री नहीं थे। घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि शादी के 10 साल बाद, जब मैं अपने पूरे परिवार का विश्वास जीत चुकी थी, 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तब मई में मेरी शादी की सालगिरह थी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे सालगिरह पर एक विशेष उपहार चाहिए। पति ने खुशी खुशी हाँ भर दी। बोलो मांगो। मैंने उनसे एक ही बात कही कि 10 साल तक जैसा आपने कहा मैंने किया, किसी तरह की आपको शिकायत नहीं आने दी। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करूं। पता नहीं उस समय क्या था उनके मन में, और उन्होंने तुरंत हाँ भर दी। अब मेरी तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे पैर थे वो अब ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। मतलब जो सपना मैं 10 साल पीछे छोड़ आई थी, उस सपने को पूरा करने की पहली मंजिल मुझे दिख रही थी, पहली सीढ़ी मुझे दिख रही थी, और वो इतने आराम से उन्होंने हाँ भर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पल का और शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे हाँ भरा वापस पढ़ने के लिए। और जैसा कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ को आप यदि शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में सहायक बनती है। वैसा मेरे साथ ही हुआ। मुझे लगा कि 12 साल पहले जो मैं पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ और उसे मैं दोबारा शुरू कर सकती हूँ। ये तो जैसे मुझे मन मांगी मुराद मिल गई। जीवन में मुझे उससे ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट कोई नहीं मिला जो उस दिन मुझे मिला था। लेकिन पढ़ाई तो शुरू कर सकती थी, लेकिन अभी समस्याएं तो बहुत थी। पढ़ाई वापस शुरू करने की प्रेरणा मुझे मेरा एक भांजा है दिनेश और उसका दोस्त अजीत, वहाँ से मिली। उन्होंने कहा कि मौसी आप अब देश आ चुके हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का पेपर दोबारा भर दें और पढ़ाई शुरू करें। मन में एक डर तो था कि 12 साल जिस पढ़ाई को मैं छोड़ चुकी हूँ, क्या दोबारा शुरू कर पाऊँगी, और क्या मैं अपने आप को सफल होता हुआ देख पाऊँगी उसमें। थोड़ा डर था, थोड़ी भय थी, झिझक थी, लेकिन फिर भी मुझे मुँह मांगी मुराद मिल रही थी, तो मैंने ये चैलेंज लेना स्वीकार किया कि कोई नहीं, चलो कोशिश करेंगे, देखेंगे। छोड़ चुकी हूँ 12 साल पहले मैं अपनी पढ़ाई, लेकिन मौका मिला है तो मुझे इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, 12 साल छोड़कर फिर से पढ़ना कोई सरल काम नहीं होता है। 1-2 साल का यदि गैप आ जाए, कोरोना की वजह से जैसे 9 महीने का गैप आ गया बच्चों की, तो भी उन्हें मुश्किल लग रहा है घर वालों को कि बच्चे कैसे कवर करेंगे। और मैं तो 12 साल पीछे छोड़ आई थी। 12 साल का गैप मुझे मिटाना था। 12 साल का जो अंतराल था वो मुझे पार करना था। तो 12 साल में जो मैंने पिछले 12 सालों में सीखा था, वो शायद पता नहीं कहाँ गायब हो गया था या कहाँ मैं उसको भूल चुकी थी। और मुझे एक नई शुरुआत करनी थी, और मैंने एक नई शुरुआत की। उसी का परिणाम है कि मैं आज एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो दोस्तों, आगे का कहानी जारी रखेंगे, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। आके कल फिर आपसे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड का जो मेरा समय था, जब मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू की, मेरा समय था जब मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की, उस दौरान क्या क्या संघर्ष आए और कैसे मैंने उनको पार किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने जज्बातों को जिंदा रखें।